तो हम जैसे कि चैप्टर 8 पढ़ रहे थे लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, मतलब ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी। जैसे मैंने कल आपको अनलॉफुल असेंबली समझाया था, उसके हमारे 2 सेक्शंस बाकी हैं अभी, ठीक है, 157 और 158। तो पहले मैं आपको अनलॉफुल असेंबली का थोड़ा बता देती हूँ, जब वो हमने 141 से स्टार्ट किया। उसके बाद हम आज रायोटिंग स्टार्ट करेंगे। रायोटिंग मीन्स बलवा। ओके, आप लोग आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी मुझे कमेंट्स में, जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आज की क्लास का, तो जो भी क्वेश्चन है आगे का, पीछे का, आज का, जो भी आपको डाउट है वो कमेंट में मेरे को लिख देना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तो पहले मैं आपको 141 बता देती हूँ, अनलॉफुल असेंबली, जिसमें 5 लोग होना चाहिए और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अनलॉफुल असेंबली में अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है, उसमें 5 लोग हैं और उन सभी का कॉमन ऑब्जेक्ट है, एट द एंड वो लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, तो वो अनलॉफुल असेंबली कहलाती है। अनलॉफुल असेंबली में 5 क्लॉजेस पढ़े थे हमने। वो 5 क्लॉजेस आपको पता ही होंगे कि फर्स्ट तो हमको अगर कोई पर्सन, मतलब वो 5 का ग्रुप, जैसे मैं अगर पर्सन बोलूँ तो आप 5 का ग्रुप समझना, वो 5 का ग्रुप है या 5 से अधिक का है, वो लोग अगर किसी गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को भड़का रहे, आतंकित कर रहे, ओवरऑल कर रहे हैं कि आप हमारी डिमांड्स मानो, ये चीज़ करो, तो वो चीज़ ये आ जाती है अनलॉफुल असेंबली में। सेकेंड आ जाता है कोई लॉ को एग्जीक्यूट होने से रोक रहे हैं, तब भी अनलॉफुल असेंबली कहलाती है। थर्ड, किसी पर्सन को उसकी ही क्या कहते हैं, राइट्स इंजॉय नहीं करने दे रहे, सुखाधिकार इंजॉय नहीं करने दे रहे, तो वो चीज़ आ जाती है। फोर्थ आ जाता है कोई पर्सन है उसको वो एक्ट करने के लिए बोलना जो वो लीगली बाउंड नहीं है उसको करने के लिए, और वो एक्ट नहीं करने देना, मतलब ओमिट करना, रोकना, वो जो उसकी ड्यूटी है उसकी ड्यूटी को फुलफिल ना करने देना, ये चीज़ है। और एक और चीज़ है कोई मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करने, ये सब चीज़ें 5 क्लॉजेस मैंने आपको बताए थे, ये सब चीज़ें अनलॉफुल असेंबली में शामिल होते हैं। अगर कोई भी पर्सन ये 5 में से करता है तो वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कहलाता है। ओके, वो मतलब 5 का ग्रुप। गॉट इट। फिर हमने 142 पढ़ा था कि कौन मेंबर होंगे अनलॉफुल असेंबली के, वो पर्सन जिनका ऑब्जेक्ट कॉमन है, वो पर्सन जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, 5 लोगों के ग्रुप में शामिल होगा, वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कहलाएगा। वरना कई बार तो जनता भी शामिल हो जाती है कुछ चीज़ों में, जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वो बस वहाँ पे एज एन दर्शक या फिर क्यूरोसिटी के लिए खड़े हो जाते हैं। तो 142 में हमने पढ़ा था कि अनलॉफुल असेंबली में कॉमन ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, वरना वो लोग मेंबर नहीं कहलाएंगे अनलॉफुल असेंबली का। गॉट इट। 143, किसी का क्वेश्चन था कि 143 और 145 में डिफरेंस, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 143 और 145 में। 143 में सिर्फ पनिशमेंट बताया गया अनलॉफुल असेंबली का। क्या पनिशमेंट है? 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा विथ फाइन। ओके, मतलब मोस्टली तो 6 महीने, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली का। बट ये क्या कहते हैं, मैटर जो कितनी बड़ी अनलॉफुल असेंबली और उनका ऑब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पनिशमेंट क्या होगी। 6 महीने कम से कम सज़ा होती है अनलॉफुल असेंबली की, फिर वो बढ़ती जाती है। जैसे हमने फिर 154 में पढ़ा आर्म्ड विथ डेडली वेपन, मतलब उसकी पनिशमेंट क्या होगी कि अगर जो भी अनलॉफुल असेंबली में शामिल हो रहा है उसकी पनिशमेंट क्या होगी अगर वो ऐसा वेपन लेके गया जिससे किसी की मौत कारित हो सकती है, तो उसकी सज़ा क्या थी? 2 साल से विथ फाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा 144। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था 143 और 145 में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है, 145 कहता है नो ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बिन कमांडेड टू डिस्पर्स, मतलब कि किसी कोई पब्लिक और मतलब कोई अथॉरिटी है, उसने लॉफुल तरीके से किसी को कहा है, मतलब जो किसी को नहीं, अनलॉफुल असेंबली को कहा है कि आप ख़त्म करो इस अनलॉफुल असेंबली को, वरना आप पनिशेबल हो गए। तो 145 में ऑर्डर दे दिया गया है कि आप अपनी अनलॉफुल असेंबली ख़त्म करो वरना आप पनिशेबल होगे। फिर भी आप वो अनलॉफुल असेंबली कंटिन्यू रख रहे हो तो आप पनिशेबल हो। तो ये 145 में बताया गया था, तो इसकी पनिशमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि आप ऑर्डर ही नहीं मान रहे हो पब्लिक अथॉरिटी का, पब्लिक सर्वेंट का या इंस्पेक्टर का, तो ऑब्वियसली आप पनिशेबल ज़्यादा होगे। ओके, तो ये था, ये चीज़ 145 में। और 143 में तो सिर्फ पनिशमेंट बताया गया है कि अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन करने का ही नॉर्मली पनिशमेंट क्या होगी, तो वो कम से कम पनिशमेंट बताई गई। जबकि फिर 144 में ज़्यादा पनिशमेंट दे दी गई क्योंकि वहाँ पे डेडली वेपन आ गया, मतलब कोई ऐसा औजार जिससे मौत कारित की जा सकती है। गॉट इट। फिर 145 मैंने आपको बता दिया कि डिस्पर्स करने के ऑर्डर दे दिए गए, मतलब अनलॉफुल असेंबली को ख़त्म करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं, फिर भी वो कंटिन्यू है। ओके, ये हमारा 145 हो गया। अब हम आते हैं 149 पे। 145 क्या बोलता है? कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब
जो हमने पढ़ा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अनलॉफुल असेंबली का, कि अगर अनलॉफुल असेंबली है तो उसके लिए कॉमन ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 149 में। अच्छा देखो, जो हमने 5 क्लॉजेस पढ़े ना 141 में, आईपीसी के सेक्शन 141 में, वही कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो ही 5 क्लॉजेस होंगे, वही 5 चीज़ें होंगी, तभी कॉमन ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वरना नहीं। हो सकता है किसी का अलग हो, पर वो 5 चीज़ें डील करेगी तभी अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। गॉट इट? तो हम आते हैं 149 पे। 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट बता देते कि हर किसी का 5 हो या 5 से अधिक हो मेंबर्स, उन सभी का एट दी एंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कॉमन, मतलब सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेम उनको चीज़ उस ऑफेंस को जो कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली बना के उनका ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है। फिर 150 में हमने पढ़ा था कि हायरिंग और कनाइविंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन्स टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली, मतलब यहाँ पे भी किसी ने डाउट किया था कि कौन पनिशेबल होगा, जो हायर कर रहा है वो या जो हायर हो रहा है वो। मतलब इस 150 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन है जो लोगों को अनलॉफुल असेंबली में शामिल होने के लिए हायर कर रहा है, मतलब किराए पे ले रहा है, उनको पैसे दे रहा है या उनको उकसा रहा है कि भाई आप आओ हमारी असेंबली में शामिल हो, ठीक है, ताकि हम ये चीज़ दंगा कर सके या फिर ऐसे कुछ कर सकें कि सरकार भी डर जाए। ठीक है, तो वो होता है 150 में। ओके, तो 150 में ये चीज़ हो गई। तो इसका आंसर ये है कि हर कोई पनिशेबल होगा, जो हायर कर रहा है वो, जो अनलॉफुल असेंबली बना रहा है वो, और जो शामिल हो रहा है वो। हर कोई जो अनलॉफुल असेंबली का छोटा सा भी पार्ट है, ठीक है, उसको नॉलेज है अनलॉफुल असेंबली का कि क्या है अनलॉफुल असेंबली और क्यों बनाई जा रही है, वो हर पर्सन पनिशेबल होगा जो अनलॉफुल असेंबली नॉलेज मतलब वॉलंटरीली इंक्लूड हो रहा है उसमें, उसको नॉलेज है कि अनलॉफुल असेंबली का रीज़न क्या है। ओके, तो 150 में ये चीज़ बताई गई कि हायरिंग करना भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। फिर 151 हमने पढ़ा था, ये अच्छा सेक्शन था। जैसे ये 151 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन है, कोई पर्सन नहीं, 5 या 5 से अधिक, वो लोग एक असेंबली बना रहे हैं, पर वो असेंबली क्या है, लॉफुल है, मतलब अनलॉफुल नहीं है, उनका कोई इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, इलीगल नहीं है, उनका इंटेंशन सही है, पर वो पब्लिक की शांति को भंग कर रहा है और लॉफुल तरीके से इंस्पेक्टर या कोई पब्लिक अथॉरिटी उनको मना करती है कि आप ये असेंबली डिस्पर्स कर दो, ख़त्म कर दो, फिर भी वो नहीं कर रहा है, तो 151 के तहत पनिशेबल होगा। गॉट इट? यहाँ पे 151 हमारा ख़त्म हो गया। अब हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम आज पढ़ेंगे 157 और 158। ओके, ये जो है ना 157 158 वो 150 से डील करता है आईपीसी के। फिर हम रायोटिंग पे आएंगे। 157 क्या कहता है हमारा, वो हम आज से स्टार्ट करते हैं। देखो, हार्बरिंग पर्सन्स 157 आईपीसी, हार्बरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली, हार्बरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली। इसकी हिंदी क्या है? विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संशय देना। इतना इजी सेक्शन है ये सर क्या कहता है, जैसे 150 में बताया था संशय देना, मतलब सॉरी हायर करना भी पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें कहा गया है हार्बर आ गया है। हार्बर हमने कहाँ पढ़ा था? 52A आईपीसी में डेफिनेशन थी हार्बर की, मतलब अगर कोई ऑफेंडर है उसको कोई पर्सन संशय दे रहा है, मतलब बचा रहा है, ऑथोरिटीज़ यानी इंस्पेक्टर को बता नहीं रहे कि आपका ऑफेंडर जो है, क्रिमिनल जो है वो मेरे यहाँ छुपा हुआ है, या फिर वो जानता है कि कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ बचा है, फिर भी वो उस ऑथोरिटीज़ को नहीं बता रहा, जबकि ड्यूटी होती है। मान लो एब है और उसको वो जानता है कि उसका भाई है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उसकी ए की ड्यूटी बनती है कि वो इंस्पेक्टर्स को या पब्लिक सर्वेंट को बताए कि वो कहाँ पे है। पर अगर वो नहीं बता रहा है तो ए गिल्टी हुआ, तो ए यहाँ पे गिल्टी होगा। 150 से मतलब अगर वो अनलॉफुल असेंबली के तहत का ऑफेंडर है, तो जो संशय दे रहा है, जो बचा रहा है, वो कहाँ पनिशेबल होगा? वो 157 में होगा। 157 क्या कहता है वो हम एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं। Whoever harbors, receives or assembles in any house or premises in his occupation मतलब जहाँ वो काम करता है, और चार्ज और अंडर हिज कंट्रोल एनी persons
knowing that such person have been hired, engaged or employed or are about to be hired, engaged or employed to join or become members of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. मतलब इसमें पनिशमेंट बताया गया कि अगर कोई पर्सन है वो किसी व्यक्ति को अनलॉफुल असेंबली में शामिल होने के लिए क्या कर रहा हैगा, कोई वो दे रहा है कि लालच दे रहा है कि भाई तुम हमारी अनलॉफुल असेंबली में शामिल हो जाओ, इंक्लूड हो जाओ, उसको मतलब बुला रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो इस चीज़ के तहत पनिशेबल होगी। वो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकती है विथ फाइन। ओके, हिंदी हम पढ़ लेते हैं। जो कोई अपने अधिभोग या भार साधक या नियंत्रण के अधीन ये चीज़ इंपॉर्टेंस रखाती है कि वो अपने अधीन, ठीक है, किसी गृह या परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए हैं, वचनबद्ध या नियोजित किए गए हैं, या भाड़े पर लाए जाने वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले हैं, संशय देगा, मतलब उनको बोलेगा कि तुम अनलॉफुल असेंबली में शामिल हो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें मेरे घर में रख लूँगा या मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ बचा लूँगा, बस तुम शामिल हो जाओ। संशय दे रहा है, हार्बर कर रहा है, तो वो भी पनिशेबल है सेक्शन 157 में। ओके, आने देगा, सम्मिलित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों में से मतलब आइदर डिस्क्रिप्शन सिंपल या रिगरस, ओके, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, 6 महीने तक की पनिशमेंट उसको मिलेगा, जिसमें फाइन इंक्लूड हो सकता है और नहीं भी। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा होता है आईपीसी का सेक्शन 157 भी खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है 158 आईपीसी। देखो 157 ने क्या कहा कि जो उसे संशय दे रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, मतलब जो हायर कर रहा है वो पनिशेबल था। अब हम 158 में पढ़ेंगे कि जो खुद अपनी मर्जी से जा रहा है, जो खुद उस अनलॉफुल असेंबली में शामिल हो रहा है, वो भी पनिशेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे जो खुद एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है कि हाँ मुझे इस असेंबली में इंक्लूड कर लो, मुझे यहाँ काम दे दो, जबकि वो जानता है कि इसका अनलॉफुल असेंबली का इंटेंशन क्या है, तो वो यहाँ पे 158 में पनिशेबल है। हम पढ़ लेते हैं इसको। देखो, बीइंग हायर्ड to take part in an unlawful assembly or riot, ठीक है। इसका हिंदी क्या है? विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। गॉट इट। अब इसका क्या एक्सप्लेन कर पढ़ लेती हूँ मैं, तो आपको बता देती हूँ। Whoever is engaged or hired or offers or attempt to be hired or engaged to do or assist, यहाँ पे assist भी आ गया, to do or assist in doing any of the acts specified in section 141, मतलब 141 में जो acts बताए गए हैं, जो हमने 5 क्लॉजेस पढ़े, उनमें से कोई एक्ट करने के लिए हायर किया गया या इंगेज किया गया है किसी असेंबली में, तो वो पनिशेबल होगा। उसका पनिशमेंट क्या होगा? 6 महीने या विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, इसका और फिर नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट चीज़ क्या कहता है? और टू गो आर्म्ड। अब जैसे कोई इंक्लूड तो हो गया, उसके लिए पनिशमेंट क्या है? 6 महीने या फाइन या बोथ। ओके, बट अगर कोई शामिल हुआ पर उसके साथ साथ वो गन लेके गया, अपने साथ उसके पास गन थी या कोई और वेपन था, कोई भी आर्म्ड वेपन, तो फिर वो क्या पनिशमेंट से लायबल होगा? उसकी पनिशमेंट क्या होगी? Whoever being so engaged or hired as aforesaid goes armed or engaged or offers to go armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death, जो डेथ कॉज कर सकता है, ऐसा वेपन लेके शामिल हो रहा है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। मतलब कि उसको क्या मिलेगा पनिशमेंट? 2 साल तक की सज़ा विथ फाइन और विथ बोथ। गॉट इट। यहाँ पे हमारा अनलॉफुल असेंबली होता है ख़त्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे हमारे, वो है राइटिंग, मतलब बलवा। ओके, वो कहाँ से स्टार्ट है हमारा? सेक्शन 146 आईपीसी। ओके, सेक्शन 146 से 148 तक पहले हम पढ़ेंगे, फिर 152 से हम पढ़ेंगे। तो ऐसे करके ये भी टुकड़ों में, जैसे अनलॉफुल असेंबली हमने बीच बीच में से पढ़ा, वैसे ही रायोटिंग है। ओके, तो हम पहले आज स्टार्ट करते रायोटिंग। आईपीसी सेक्शन 146।
क्या कहता है 146 हमारा आईपीसी। वेन एवर आ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि वेन एवर में क्या होता है, वेन एवर फोर्स और वायलेंस, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है क्योंकि रायोटिंग और अनलॉफुल असेंबली में हल्का सा डिफरेंस है, बिल्कुल एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जिससे आपको समझना है कि ये अनलॉफुल असेंबली है या फिर रायोटिंग हो रही है। यहाँ पे कौन व्यक्ति किससे पनिशेबल होगा, अनलॉफुल असेंबली से या फिर रायोटिंग से। ठीक है, तो उसका डिफरेंस क्या है वो यहीं पे है, स्टार्टिंग में ही है। वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली, मतलब अगर कोई अनलॉफुल असेंबली है ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें फोर्स या फिर अनलॉफुल फोर्स या फिर वायलेंस का यूज़ कर लिया गया है, यूज़ कर लिया है मतलब फोर्स थोड़ा भी यूज़ हो गया है या वायलेंस यूज़ हो गया है, तो वहाँ पे वो चीज़ रायोटिंग के अंतर्गत आ जाएगी और वो पनिशेबल होगी रायोटिंग से। ठीक है, तो फोर्स पहले मैं आपको बता दूं, फोर्स आईपीसी में कहाँ डिफाइन है, वो है सेक्शन 349 आईपीसी में। हम आगे जब 349 पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि फोर्स क्या होता है। ओके, फोर्स की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 349 आईपीसी में। गॉट इट। तो हम पढ़ रहे हैं रायोटिंग, मैं बताती हूँ। वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर, मतलब कोई भी मेंबर भी यूज कर रहा है, एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रायोटिंग। इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे तो देखो, पहले ही मेंबर ने भी उसमें असेंबली के किसी भी एक मेंबर ने भी फोर्स का या वायलेंस का यूज कर लिया तो वो चीज़ रायोटिंग में तब्दील हो जाएगी, उसी टाइम पे वो रायोटिंग कहलाएगी। गॉट इट। जब तक फोर्स और वायलेंस का यूज नहीं होगा उस असेंबली में, तब तक वो अनलॉफुल असेंबली ही होगी सिर्फ। पर जैसे ही उसमें फोर्स का यूज हो गया या वायलेंस का यूज हो गया, वो बन जाएगा रायोटिंग, मीन्स बलवा। इसकी हिंदी आप सुन लो तो आपको और समझ आ जाएगा। ओके, ये कहता है जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को, ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को पाने के लिए, मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट होता है पाना हर अनलॉफुल असेंबली का, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, पाने के लिए अगर ये फोर्स का या वायलेंस का यूज़ हो रहा है तब रायोटिंग कहलाती है। देखो हिंदी क्या है, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। हर सदस्य बलवा करने के दोषी का अपराध होगा। गॉट इट। अब देखो इसके मैं आपको इसेंशियल इंग्रेडिएंट बता देती हूँ रायोटिंग के, तो आपको और समझ आएगा। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है देयर मस्ट बी 5 और मोर पर्सन्स फॉर्मिंग अन अनलॉफुल असेंबली, मतलब जो 141 में हमने अनलॉफुल असेंबली पढ़ी है वो हमें होना ही चाहिए रायोटिंग के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले अनलॉफुल असेंबली बनी हो तभी रायोटिंग हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है दे शुड हैव बीन एनिमेटेड बाय अ अनलॉफुल कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब उन 5 या 5 से अधिक सदस्यों का एंड में ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी, कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कहता है देयर मस्ट बी यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस। आप चाहें तो रायोटिंग में इसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि रायोटिंग जहाँ है वहाँ पे फोर्स और वायलेंस चीज़ ही इंपॉर्टेंस रखाती है, मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होगा 5 सदस्य के बाद कि देयर मस्ट बी यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस, तभी रायोटिंग होगा। इसमें डिफरेंस ये है कि अनलॉफुल असेंबली तब भी कहलाएगी जब इसमें फोर्स और वायलेंस इंक्लूड नहीं होगा, पर जैसे ही फोर्स और वायलेंस यूज हो गया तो वो रायोटिंग में तब्दील हो जाएगी। गॉट इट। तो देयर मस्ट बी यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस बाय द अनलॉफुल असेंबली और एनी मेंबर ऑफ सच असेंबली। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट और लास्ट इंग्रेडिएंट क्या कहता है, दैट फोर्स एंड वायलेंस यूज्ड शुड बी इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो फोर्स और वायलेंस का यूज हो रहा है वो किस लिए होना चाहिए, वो जो अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट है ना उस असेंबली का, उसको पाने के लिए उस फोर्स को या वायलेंस को यूज किया गया है। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारे चारों इंग्रेडिएंट खत्म होते हैं।
देखो यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ कह रही है, ये रायोटिंग क्या कहता है, एक्चुअली कैरी आउट देयर अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट बाय यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस, ईच ऑफ द मेंबर ऑफ सच असेंबली विल बी गिल्टी ऑफ राइटिंग। अगर कोई भी पर्सन है वो फोर्स का वायलेंस का यूज़ कर लेता है सिर्फ इसलिए ताकि वो कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को पा सके, तो वो चीज़ राइटिंग बन जाएगी उसी टाइम पे और हर कोई राइटिंग के लिए पनिशेबल होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप सुनो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये कहता है इट इज़ ओनली द यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस दैट डिस्टिंग्विशेस राइटिंग फ्रॉम अनलॉफुल असेंबली, इट मे बी इवन अगेंस्ट एन एनिमिनेट ऑब्जेक्ट। देखो मतलब जो रायोटिंग है ना वो ज़रूरी नहीं है किसी पर्सन के अगेंस्ट ही की जाए, वो किसी इन एनिमिनेट ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट भी की जा सकती है या किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी की जा सकती है, ठीक है। इट मे बी इवन अगेंस्ट अन इनएनिमिनेट ऑब्जेक्ट सच एज डिमोलिशन जैसे ऑफ अ वॉल, डिमोलिशन ऑफ अ वॉल और इलीगल रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी। डिमोलिशन ऑफ अ वॉल तो ये तो चीज़ इनएनिमिनेट हो गई, तो उसके अगेंस्ट भी रायोटिंग हो सकती है, एंड इलीगल रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी रायोटिंग हो सकती है। गॉट इट। ज़रूरी नहीं किसी पर्सन के अगेंस्ट ही हो। ओके ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इज नॉट अट्रैक्टेड व्हेन द एक्ट इन क्वेश्चन इज इन परसुएट ऑफ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसका मैं आपको केस बताती हूँ तो आपको ये लाइन समझ आएगी। अगर कोई पर्सन है वो लॉफुल चीज़ के लिए, लॉफुल चीज़ या लॉफुल ऑब्जेक्ट को पाने के लिए कोई एक्ट करता है जो राइटिंग जैसा है, मतलब RIOTING राइटिंग जैसा है, तो वो पनिशेबल नहीं होंगे क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल है। ओके असेंबली बनी है जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल है, मतलब कुछ लीगल ऑब्जेक्ट है उसको पाना है, पर उसके लिए उन्होंने तरीका क्या अपनाया है, रायोटिंग, तो वो चीज़ लॉफुल ही कहलाएगी, वो पनिशेबल नहीं होगी। इसका आप केस सुनो तो आपको समझ आएगा। केस क्या है, माइका वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। माइका वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये क्या कहता है, द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस पर्सनल, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, एक विटनेस था, ओके, उसको पुलिस ऑफिसर्स लेके जा रहे थे उस स्पॉट पे जहाँ पे डेथ या फिर हत्या की गई थी। अब वहाँ पे विटनेस जाने से पहले ही उसने भागने की कोशिश की, तो जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने उसको पकड़ा और उसको मारा, धमकाया, या फिर जो भी रायोटिंग जैसा सीन हो गया, रायोटिंग हो गई। ओके पर यहाँ पे इंस्पेक्टर्स जो थे वो लॉफुल तरीके से करे क्योंकि उनका इंटेंशन क्या था, वो हत्या के अपराधी को पकड़ना, तो वो एक ओनली विटनेस था। अब वही भागने की कोशिश कर रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश में रायोटिंग हो गई। उन सभी पुलिस वालों ने उसको लाठी से मारा तो यहाँ पे वो व्यक्ति मर गया, उसकी डेथ कॉज हो गई। तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे वो पनिशेबल नहीं होंगे, वो लोग छूट गए, इक्विट हो गए क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने लॉफुल तरीका अपनाया था उस विटनेस को पकड़ने के लिए। पर वो अब विटनेस ने ऐसा कुछ किया तो फिर क्या ही कर सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं आईपीसी के सेक्शन 147 पे। आईपीसी का सेक्शन 147 क्या होता था, पनिशमेंट ऑफ रायोटिंग, मतलब रायोटिंग की पनिशमेंट क्या होगी। हमने पहले 146 में क्या पढ़ा, रायोटिंग क्या होता है और कौन लोग रायोटिंग में इंक्लूड होंगे कौन नहीं होंगे। जैसे लॉफुल तरीके से रायोटिंग हुई है तो वो पनिशेबल नहीं है, पर अनलॉफुल है तो अनलॉफुल असेंबली से बनी है, वहाँ पे फोर्स और वायलेंस का यूज़ हुआ है, तो फिर वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो पनिशेबल होगी। तो वो 147 में हम पढ़ते हैं। 147 क्या है, whoever आ गया यहाँ पे, whoever is guilty of rioting shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। यहाँ पे क्या है पनिशमेंट, 2 साल, with fine और with both, मतलब 2 साल या 2 साल से मतलब 2 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है रायोटिंग की, with fine और with both। ओके अब यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल्स लेने हो तो जैसे दिल्ली में रायोटिंग हुई थी, दिल्ली में कई लोग शामिल हुए थे रायोटिंग में, ठीक है, बलवा में। और नहीं तो राम रहीम का जब केस हुआ था तो राम रहीम को जब पनिशमेंट हुई थी तो राम रहीम के जो समर्थक थे वो लोग भी रायोटिंग के लिए उतर आए थे, तो उन लोगों को भी पनिशेबल किया गया था एज एन रायोटिंग के बदले, ठीक है। देखो in cases of rioting involving free fights between 2 group of persons, difficulty often arises to decide as to which party was the real aggressor। मतलब कई बार कोर्ट में जजेस को ये चीज़ समझने में मुश्किल हो जाती है कि 2 लोग हैं, अब 2 लोगों के बीच में एज एन अग्रेशन फैल रहा है कि और रायोटिंग हो गई, ठीक है। अब इसमें कोर्ट कंफ्यूज हो जाती है कौन रियलिटी में, कौन सा ग्रुप ए या बी, कौन सा ग्रुप रियल अग्रेसर है, किसने रायोटिंग क्रिएट की स्टार्टिंग में और किसका मोटिव था ये,
ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करती है कोर्ट, देयरफॉर इन सच केसेस द कोर्ट्स जनरली सेंटेंस द अक्यूज्ड पर्सन अंडर सेक्शन 146। तो फिर अगर जब ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा ग्रुप रियलिटी में पनिशेबल है, तो उसको 146 में रख दिया जाता है, ना कि 147 या 148 या 149 में। ओके, अब हम एक केस पढ़ते हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट इन अरुलानंद वर्सेस स्टेट, मद्रास हाईकोर्ट इन अरुलानंद वर्सेस स्टेट, इस कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था, द मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली हु आर mere followers should be awarded a lesser punishment than those of the leading members, the reason being that the latter generally provoke and abet the former to indulge in violent act, though they do not have any personal interest in the violent act committed by them। क्या होता है, कई बार एक ग्रुप होता है जिसमें मान लो जैसे राम रहीम का हमने बोला, वैसे ही कई लीडर होते हैं और वो लोग लोगों को भड़काते हैं, उनके समर्थकों को, कि यार ये हमारे साथ सरकार गलत कर रही है तो हमें उसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो लीडर लोगों को भड़काते हैं। कई बार वो जो लोग होते हैं वो इतने सीधे होते हैं कि वो उसके बहकावे में आ जाते हैं और वो लोग रायोटिंग के लिए या फिर अनलॉफुल असेंबली के लिए शामिल हो जाते हैं। उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ में, या फिर उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो तो सिर्फ एज एन अपनी भक्ति दिखाने के लिए उस लीडर के साथ खड़े हो जाते हैं। और वो जो तो यहाँ पे इस केस में कहा गया था कि जो लीडर्स होते हैं ना इन असेंबलीज के, वो लोग पनिशेबल होना चाहिए, ना कि जो फॉर्मर है, जो बाद में आए हैं, जो बाद में इंक्लूड हुए हैं बिकॉज ऑफ अबेटमेंट या फिर बिकॉज ऑफ इमोशनल तरीके से या कुछ और रीज़न से उनको बुलाया गया है कि आप आ जाओ, इसमें शामिल हो जाओ, जबकि उनका कोई नॉलेज नहीं है, इंटेंशन नहीं है दूसरे लोगों का शामिल होने का। फिर भी वो एज एन लीडर के बहकावे में आके, उकसाहट में आके उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो उन लोगों को कम पनिशमेंट मिलेगी, और जो लीडर्स होते हैं उस अनलॉफुल असेंबली के या फिर रायोटिंग के, उन लोगों को ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। ये इस केस में कहा गया था, मद्रास हाईकोर्ट इन अरुलानंद वर्सेस स्टेट। ओके, यहाँ पे हमारा आईपीसी का सेक्शन 147 भी होता है ख़त्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, 148। आईपीसी का नेक्स्ट सेक्शन है 148। ये है रायोटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन, मतलब रायोटिंग हो रही है पर उसके साथ डेडली वेपन शामिल हो गया, मतलब कोई पर्सन है जिसने ऐसा वेपन रख लिया जिससे डेथ कॉज की जा सकती है। ओके, ये हम पढ़ लेते हैं। इसका पहले आप हिंदी सुन लो 148 का। घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना, रायोटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन। अब इसका हम एक्सप्लेन जो किया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। ओके, whoever is guilty of rioting being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with bond। मतलब देखो, सबसे कम सज़ा हमने रायोटिंग में क्या पढ़ी, 6 महीने, उससे ज़्यादा क्या पढ़ी, 2 साल। अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन डेडली वेपन लेके शामिल हो रहा है तो उसका क्या पनिशमेंट होगा, उसका पनिशमेंट होगा 3 साल विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, इसका हिंदी आप सुन लो 148 का। जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होगी संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। गॉट इट। अब इसका मतलब इजी सा सेक्शन है, सिर्फ डेडली वेपन जो लेके गया है रायोटिंग में, बस उसका पनिशमेंट बताया गया 3 साल तक की। अब इसका आप सुनो, where in unlawful assembly that used force if along with others there were only 1 member armed with a deadly weapon। मतलब पूरी असेंबली है, 5 या 10 लोगों की है, उसमें सिर्फ एक मेंबर है जो वेपन रखता है, मतलब आर्म रखता है, कोई ऐसा औजार रखता है, मान लो गन रख लिया, ठीक है, सिर्फ एक ही मेंबर के पास है गन। ओके, he alone and not the other unarmed members of the assembly will be liable to punishment under section 148। तो फिर जो एक पर्सन है जिसने आर्म रखा है, जिसने गन रखी है, तो वो ही सिर्फ डेडली वेपन मतलब सेक्शन 148 जो हम पढ़ रहे हैं उसके तहत पनिशेबल होगा, ना कि असेंबली के सभी लोग। ओके, जिसने सिर्फ वेपन रखा है वही पनिशेबल होगा डेडली वेपन के तहत, मतलब सेक्शन 148 के तहत, ना कि हर मेंबर उस असेंबली का।
ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 147, जो हमने 147 में पनिशमेंट पढ़ा उसके तहत पनिशेबल हो गए। उन सभी को 2 साल की सज़ा। जिस एक मेंबर ने वो गन रखी है वही मेंबर 3 साल के लिए पनिशेबल होगा। ओके, It is therefore evident that section 148 cannot be read with the provision of section 149। तो फिर जब 148 लग जाएगा तो उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, सेक्शन 149 नहीं लगेगा। 149 में हमने कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ा था तो वो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लोग तो गन नहीं रख रहे, 6th पर्सन जो है उसने गन रख लिया, तो उसका तो कुछ और ही ऑब्जेक्ट होगा कि भाई मेरे को तो बदला भी लेना है इसलिए मैं गन रख लेता हूँ। तो वो जो 6th पर्सन है, और मान लो 5 ही लोग हैं, ओके, 5 लोग में से 4 लोगों ने ये रख लिया है, मतलब कोई वेपन नहीं रखा, पर 5वें ने रख लिया, तो 5वां जो है उसने वो 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत नहीं आता, उसका ऑब्जेक्ट अलग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 148 जब भी लग जाएगा तो वहाँ पे 149 हट जाएगा। अब हम एक और केस पढ़ते, हजारा सिंह वर्सेस स्टेट। हजारा सिंह वर्सेस स्टेट, इसमें क्या कहा था, mere possession of deadly weapon by the member of unlawful assembly involved in rioting is enough to attract the punishment under section 148, and it is not necessary to prove that the weapons were actually used by the person who are carrying it। ये ज़रूरी नहीं है कि deadly weapon जिसने रखा है उसको ये प्रूव करना पड़े कि उसने ये यूज़ किया या नहीं किया, वो बस उसने रखा है इसीलिए वो पनिशेबल हो जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारा 148 भी होता है ख़त्म आईपीसी का। अब हम आते हैं आईपीसी के सेक्शन 152 पे, क्योंकि हमने 149 से 151 काय में पढ़ा था, अनलॉफुल असेंबली में। तो अब हम आते हैं 148 के बाद आईपीसी के सेक्शन 152 यानी 152 में। ये क्या कहता है, असॉल्टिंग। असॉल्टिंग मतलब हमला करना। ये कहाँ डिफाइन किया हुआ है, आईपीसी के सेक्शन 351 में। ओके, फिर आता है असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग। ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बाधा डालना। असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग रायट एटसेट्रा। ओके, अब इसका हिंदी आप सुन लो। आईपीसी का सेक्शन 152 क्या कहता है, लोक सेवक जब बलवा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो राइटिंग को रोक रहा है, उसके ऊपर कोई पर्सन है राइटिंग से का ही जो अनलॉफुल असेंबली का पर्सन है वो उसके ऊपर हमला कर देगा या उसको रोकेगा, तो वो किस चीज़ से पनिशेबल होगा, ये बताया गया है सेक्शन 152 में। ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं। हुएवर आ गया, ठीक है। हुएवर असॉल्ट्स और थ्रेटन्स यानी डराता है, थ्रेटन्स टू असॉल्ट और ऑब्स्ट्रक्ट्स और अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट एनी पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। मतलब वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, पब्लिक सर्वेंट, उसको कोई पर्सन रोकता है उसकी ड्यूटी करने से, रायोट को दबाने से, रोकने से रोक रहा है, तो एज सच पब्लिक सर्वेंट इन एंडेवरिंग टू डिस्पर्स एन अनलॉफुल असेंबली और टू सप्रेस अ रायट और एफरे, यहाँ पे एफरे भी इंक्लूड हो गया, मतलब दंगा। ओके, और यूजेस और थ्रेटन्स और अटेम्प्ट टू यूज क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स कहाँ डिफाइन है, अटेम्प्ट टू यूज क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 350 आईपीसी, 350 आईपीसी। अगर आप लोग बैरेट लेकर बैठ रहे हैं और बुक लेकर बैठ रहे हैं, तो आप लोग, जब मैं आपको बताती हूँ कि असॉल्ट कहाँ लिखा गया या फिर क्रिमिनल फोर्स कहाँ लिखा गया, तो आप लोग उसको वहीं पे पेंसिल से या पेन से टिक मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि जब हम याद करते हैं उस टाइम पे हमको बार बार पेज ना पलटना पड़े कि असॉल्ट कहाँ है, क्रिमिनल फोर्स कहाँ है। और जब हम बार बार सेक्शन के साथ ही पढ़ते कि असॉल्ट का है सेक्शन 351, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती है। गॉट इट? तो आप लोग उसी टाइम पे अगर आप लिख रहे हैं बुक या बैरेक में, तो आप लोग लिख लीजिए कि असॉल्ट का है 351, क्रिमिनल फोर्स का है 350। गॉट इट? तो आपको पढ़ने में ही याद हो जाएंगी ये चीज़ें। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग से मैं आपको पढ़ देती हूँ। ओके, असॉल्ट और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग रायट एटसेट्रा। इसमें एक्सप्लेन किया गया है, whoever assaults or threatens to assault or obstructs or attempt to obstruct any public servant in the discharge of his duty as such public servant in endeavoring to disperse an unlawful assembly or to suppress a riot or affray or uses or threatens or attempt to use criminal force to such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine both। मतलब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी नहीं करने दे रहा है, उसको रोक रहा है उसकी ड्यूटी करने से, तो या फिर राइटिंग को ख़त्म नहीं करने दे रहा है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी,
3 साल की सज़ा, कोई भी डिस्क्रिप्शन का, सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, यहाँ पे हमारा 152 भी ख़त्म होता है। अब मैं आपको 153 और बाकी के सेक्शन जो रायोटिंग के हैं वो मैं आपको कल बताती हूँ, क्योंकि क्लास का टाइम होता है ख़त्म। 5 मिनट बाद सर एविडेंस की क्लास लेंगे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए 5 मिनट बाद। ओके।